हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं या मिस हो गए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम लोग आज देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कैसे हुई थी, लोगों के उस समय क्या विचार थे कांग्रेस के बारे में। ठीक है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशन कब कब हुए हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, तो ये सब आज हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। याद रखना है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ये कौन थे? ये एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ओके, ये खुद ही अंग्रेज थे और एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कहाँ पहला सेशन हुआ था? तो एक्चुअल में ये पूना में आयोजित होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसको बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था, बम्बई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो पहला सेशन कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसका पिछला नाम क्या था? पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर इसका नाम क्या चेंज हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, लोग कंफ्यूज कर देते हैं संस्थापक और अध्यक्ष में। तो पहले संस्थापक कौन थे? पहले नहीं, मतलब संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि पहले सेशन में कितने लोग उपस्थित हुए थे। तो 72 लोग शामिल हुए थे इसमें। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने खुद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था, क्योंकि उनका विचार था कि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका मेन रीज़न क्या था कि जो ग्रीवियंस थे, जो प्रॉब्लम थे इंडियंस की, वो अंग्रेजों तक टाइम से पहुंच नहीं पाई थी और वो सिचुएशन को एसेस करने में, सिचुएशन को समझने में नाकाम रहे थे। ठीक है, तो इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसको डिफ्यूज़ करने के लिए कि आगे इस तरह की क्रांति ना हो, आगे इस तरह की सिचुएशन ना आए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को उन्होंने समर्थन दिया था, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या इस तरह का कोई षड्यंत्र होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनको टाइम से पता चल जाए और वो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें करके भारतीयों को संतुष्ट कर सके और ये प्रॉब्लम डिफ्यूज़ कर सकें, ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में वो इसके खिलाफ हो गए थे। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सिद्धांत क्या थे कांग्रेस के बारे में। ठीक है, जैसे लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? ये कहा था कि ये सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? जैसे आपके प्रेशर कुकर में क्या होता है, एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एक्सीडेंट से बचने के लिए वो जो सेफ्टी वॉल्व होता है वो हट जाता है और जो भी जितने अंदर की गैस है वो सेफ्टी वॉल्व के थ्रू निकल जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी वही थी कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये क्या था कि ये इस उम्मीद के साथ की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कि जो भारतीयों में अगर कोई असंतोष आता है तो ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। ठीक है, इस धारणा का समर्थन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था और कुछ और भी जो हार्ड कोर नेता थे उस समय, चरमपंथी नेता थे, उन्होंने किया था, जो गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो एक और सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत। लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत क्या था कि कांग्रेस जो थी राजनीतिक रूप से भारतीयों को जागरूक करेगी। 1857 में क्या था कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, राष्ट्रीयता के प्रति वो जागरूक नहीं थे। तो अब इसका काम क्या हो गया कांग्रेस का कि पहले वो भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक मांगों के लिए जागरूक करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगी। तो पहले कांग्रेस ने क्या किया था कि भारतीयों को एकजुट किया था, उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना भरी थी। ठीक, अपनी परेशानियों के लिए उनमें एक अवेयरनेस आई थी। ठीक है, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी थी। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के क्या क्या विचार थे। जैसे कर्जन ने क्या कहा था कि मेरा मानना है कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करूं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे
ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट्स किसके हैं। ये लॉर्ड कर्जन का, मेरा मानना है कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करूं। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? देखो, लॉर्ड डफरिन पहले तो कांग्रेस के समर्थक थे, बाद में ये उसके विरोध में आ गए थे। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, केवल बहुत माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच में अंतर करना चाहिए। कांग्रेस उस समय क्या करती थी कि अंग्रेजों से याचिका लगाती थी कि हमें ये चाहिए, हमें ये अधिकार दे दो या हमें ये सुविधाएं चाहिए। बाल गंगाधर तिलक इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये हमारा अधिकार है, इसमें हमें याचिका नहीं, इसमें हमें याचक की तरह नहीं बर्ताव करना चाहिए, बल्कि ये हमारा अधिकार है तो हमें ये अधिकार मिलना ही चाहिए। तो उनका क्या कहना था कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। ठीक है, अरविंदो घोष ने भी ये कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है। बिपिन चंद्र पॉल ने क्या कहा था कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ओके, ये एज इट इज़ आ जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, उनके कौन से अध्यक्ष थे, उस समय क्या उसमें इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में मुंबई में। कौन अध्यक्ष था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। फिर से एक बार बता रहे हैं कि अध्यक्ष जो थे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ओके, 1886 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि इसमें देश भर में प्रांतीय कांग्रेस समितियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ओके, 1887 में अगला कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस को पहला मुस्लिम अध्यक्ष मिला था। ठीक है, तीसरे ही साल कांग्रेस को पहला मुस्लिम अध्यक्ष मिल गया था। फिर 1888 में कहाँ हुआ था सेशन? इलाहाबाद में हुआ था। कौन अध्यक्ष थे? जॉर्ज यूल थे। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पहला अंग्रेज अध्यक्ष मिला था। ओके, फिर 1889 में मुंबई में हुआ था। कौन अध्यक्ष था? सर विलियम बेडर वर्न। ठीक है, फिर 1901 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दिनशा वाचा इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो 1901 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। इस समय महात्मा गांधी कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे। इंडिया आए हुए थे किसी काम से, तो वहाँ कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, फिर 1905 बनारस का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? 1905 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया था। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? स्वराज के लक्ष्य को किस सेशन में अपनाया गया? बंगाल विभाजन की निंदा। ठीक है, फिर 1907 में सूरत विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत विभाजन के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि 1907 में सूरत में हुआ था ये अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। यहीं सूरत विभाजन हुआ था, मीन्स कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल और पाल, ये गर्मपंथी नेता थे। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों पर जोर दिया, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले नरम रुख की वकालत कर रहे थे। ठीक है, इनके बीच में आपस में काफ़ी टसल हो गई, दोनों एक लेवल पर नहीं आ पाए, और बाद में कांग्रेस का यहाँ विभाजन हो गया। ठीक है, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1916 लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, और 1916 में जो नरमपंथी और गर्मपंथी थे ये आपस में फिर एक हो गए थे।
ठीक है, और यहाँ मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ गई थी। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी और कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी। ठीक है। 1920 एक विशेष कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर 1920 में नागपुर का अधिवेशन, विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। यहाँ असहयोग आंदोलन को तीव्र करने का प्रयास किया गया था। देखो क्वेश्चन आ जाता है 1920 नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं। आपको याद रखना है कि 1920 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और नागपुर अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। ठीक है। फिर 1924 में महात्मा गांधी के अधिवेशन में एक सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगाम में। ये एकमात्र सेशन था जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1917 एनी बेसेंट कलकत्ता में, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू। ठीक है। फिर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन आता है यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ गांधी इरविन समझौता स्वीकृत हुआ था। ठीक है। फिर 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। यहाँ भी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ भी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। यहाँ अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये 50वां कांग्रेस अधिवेशन था, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। यहाँ भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया था। और 1938 में किसने अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ हुई था? फिर 1938 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1939 में त्रिपुरी आप लोग बताइएगा ये है कहाँ? त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ क्या हो गया था कि सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बन गए थे, और किसको हरा के बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन था। ठीक है। तो जब सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बन गए थे तो गांधी जी ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये मेरी अपनी हार है। ठीक है। इसलिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया था। अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस को यहाँ इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है। और फिर अध्यक्ष कौन बना था? इसमें लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद। चुने कौन गए थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। जबरदस्ती इनसे इस्तीफा ले लिया गया, या कह लो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि इनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर 1946 में कहाँ हुआ था? मेरठ में। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट था कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकृति दे दी गई थी, और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी संविधान सभा में भाग लेने का निर्णय लिया गया था, और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तो ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ये सेशंस बार बार देख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष कहाँ हुआ था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ओके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 4-5 स्लाइड्स आप बार बार पढ़ लीजिए, और आपके 100% क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।